जय हिंद दोस्तों। 3 जनवरी 2025 के करेंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, यानी मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों, ये पुरस्कार अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं और ये 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाएंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुआ था। जब यह शुरू हुआ था तब यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहलाता था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। दोस्तों, इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2024 में शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं दोस्तों शूटर मनु भाकर की। तो पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस प्रकार से वो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली इकलौती एथलीट बन गई हैं। दोस्तों, 2018 में उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। बात करते हैं दोस्तों डी गुकेश की। तो डी गुकेश चेन्नई के रहने वाले हैं। उन्होंने अभी हाल ही में चाइना के ग्रैंड मास्टर डिंग लेरेन को हरा करके फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीता है। इस प्रकार से वो विश्व चैंपियन बन गए हैं और वो सबसे युवा विश्व चैंपियन बने हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। वे विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले दूसरे इंडियन बन गए। दोस्तों, बात करते हैं हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह की। तो हॉकी के मैदान में वो डिफेंडर के रूप में खेलते हैं और वो एक पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि वो पेनल्टी कॉर्नर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल और एशियन गेम्स 2022 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार की बात करें तो उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया था। प्रवीण कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। इसके अलावा दिसंबर 2024 के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सारी ई बुक मिल जाएगी, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा 32। तो दोस्तों, 2024 के लिए 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों से विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी ऐसे खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है जिनका पिछले 4 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन होता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2024 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2024 से एक नए अवार्ड को देने की शुरुआत हुई है जिसका नाम है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम। ठीक है, तो 2024 के लिए 2 लोगों को अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम प्रदान किया गया है। बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेता। तो ज्योति यारा जी को प्रदान किया गया है, यह एथलेटिक्स से संबंधित हैं, और अन्नू रानी को भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ये भी एथलेटिक्स से संबंधित हैं और इनका संबंध भाला फेंक से है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नीतू को दिया गया है मुक्केबाजी में, स्वीटी को दिया गया है मुक्केबाजी में, वंतिका अग्रवाल को शतरंज में,
सलीमा टेटे को हॉकी में, अभिषेक को हॉकी, संजय को हॉकी, जर्मनप्रीत सिंह को हॉकी में। इसके अलावा दोस्तों सुखजीत सिंह को हॉकी में, राकेश कुमार को पैरा तीरंदाजी में, प्रीति पाल को पैरा एथलेटिक्स में, सचिन सरजे राव खिलाड़ी को पैरा एथलेटिक्स, धर्मवीर को पैरा एथलेटिक्स, प्रणव शर्मा को पैरा एथलेटिक्स और एच होकातो सेमा को पैरा एथलेटिक्स में, सिमरन को पैरा एथलेटिक्स, नवदीप को पैरा एथलेटिक्स में। दोस्तों नवदीप को आपको याद होगा कि जब पैरालंपिक चल रहा था तब इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके अलावा थुला सिमाती मुरुगेसन को पैरा बैडमिंटन में, नित्याश्री सुमाथी सिवान को पैरा बैडमिंटन में, मनीषा रामदास को पैरा बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। कपिल परमार को पैरा जूडो में, मोना अग्रवाल को पैरा निशानेबाजी में, रूबीना फ्रांसिस को पैरा निशानेबाजी में, स्वप्निल सुरेश कोसाले को निशानेबाजी में, सरबजोत सिंह को निशानेबाजी में, अभय सिंह को स्क्वाश में, साजन प्रकाश को तैराकी में और अमन सहरावत को कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम की बात करें तो सुचा सिंह को एथलेटिक्स में और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को पैरा तैराकी में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इनको आप जरूर नोट करें। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे और संदीप सांगवान, इन तीनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह कोच को प्रदान किया जाता है। तो यह उन कोच को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पिछले 4 सालों की अवधि में एथलीटों को उत्कृष्टता हासिल करने में मदद की होती है। यह पुरस्कार पहली बार 1985 में प्रदान किए गए थे। पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता थे कुश्ती के कोच भालचंद्र भास्कर भागवत। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 वर्गों में दिया जाता है। एक वर्ग होता है नियमित वर्ग और दूसरा वर्ग होता है लाइफ टाइम वर्ग। तो नियमित वर्ग में सुभाष राणा को पैरा निशानेबाजी में, दीपाली देश पांडे को निशानेबाजी में और संदीप सांगवान को हॉकी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। एस मुरलीधर को बैडमिंटन में लाइफ टाइम वर्ग में दिया गया है और अरमांडो एग्नेलो कोलाको को फुटबॉल में लाइफ टाइम वर्ग में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान किए गए हैं उसके अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी भी दी जाती है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ओवरऑल विनर घोषित किया गया है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को प्रथम उपविजेता और अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया है। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है दोस्तों, यह यूनिवर्सिटी को यानी कि जो विश्वविद्यालय होते हैं उनको प्रदान किया जाता है जो खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो ये अवार्ड भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो जितेंद्र मिश्रा को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का प्रमुख अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? पंकज मोहन सिन्हा का। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। तो इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। हर साल वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख अभी हाल ही में बने हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। एसपी धरका वायुसेना के उप प्रमुख हैं वर्तमान में। भारतीय वायुसेना की कमांड डिस्कस कर लेते हैं। तो 7 प्रमुख कमांड है, जिसमें से पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय है दिल्ली में और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय है गांधीनगर में। केंद्रीय वायु कमान का मुख्यालय है प्रयागराज में। पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय है शिलोंग में। दक्षिणी वायु कमान का मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में। प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय है बेंगलुरु में और रख रखाव कमान का मुख्यालय है नागपुर में। ठीक है, तो ये दोस्तों भारतीय वायुसेना की कमांड और उनके मुख्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड के वन विभाग ने हल्द्वानी में महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। यानी कि इस उद्यान में दोस्तों महाभारत से संबंधित जो घटनाएं हैं उनका चित्रण किया गया है।
इस गार्डन में 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां उगाई गई हैं। इससे पहले हल्द्वानी में रामायण वाटिका भी विकसित की गई थी। उत्तराखंड की बात हुई है तो इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी इसकी देहरादून है। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा की 70, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन है? जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख बांध है यहाँ का टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर है। यहाँ के प्रमुख जीआई टैग आप नोट कर लें: लाल चावल, अल्मोड़ा लाखौरी मिर्च, बैरीनाग चाय, बुरांस शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ आलू, माल्टा, ऐपण आर्ट और रिंगाल क्राफ्ट। और यहाँ के लोक नृत्य हैं झोड़ा नृत्य, नट नटी, चौफला नृत्य, झोलिया नृत्य और मयूर नृत्य। प्रमुख झीलें हैं राकस ताल, नैनीताल, माला ताल और सात ताल। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी आप नोट कर लें। तो उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स 2025 आयोजित किए जाएंगे। अभी हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास 2024 का आयोजन उत्तराखंड के ओली में किया गया है। भारत का प्रथम खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है स्वतंत्रता के बाद? वो बना है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को किन युद्धपोतों को सेवा में लेगी? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस बागसीर। इन तीनों की सेवाएं 15 जनवरी 2025 से भारतीय नौसेना में शुरू हो जाएगी। अब इनको बनाया कहाँ गया है? तो दोस्तों, इनको डेवलप किया गया है मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर इनका निर्माण किया गया है। अब इनकी सेवाएं शुरू होने वाली हैं भारतीय नौसेना में। अगर हम बात करें युद्धपोत नीलगिरी की, तो यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील्थ सुविधाओं से सुसज्जित है। स्टील्थ सुविधाओं का मतलब यह है कि इसे राडार से पकड़ा नहीं जा सकता है। आईएनएस सूरत की बात करें तो यह भारतीय नौसेना का एक विशाखापत्तनम श्रेणी का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज है। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम आईएनएस बागसीर की बात करें तो यह दुनिया की सबसे शांत और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक मानी जाती है। यानी कि जो आईएनएस बागसीर है वह एक प्रकार की सबमरीन है। ठीक है, तो ये सबमरीन आप देख सकते हैं जो कि समुद्र में नीचे होती है और वहाँ से समुद्री सीमा की रक्षा करती है। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1612 में हुई थी, लेकिन इसका जो पुनर्गठन है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दोस्तों, इसका काम होता है भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। इसका आदर्श वाक्य सम नो वरुणः। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारतीय नौसेना ने 2024 को नेवल सिविलियंस का वर्ष घोषित किया है। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दृष्टि 10 ड्रोन अभी हाल ही में सौंपा है। केरल और लक्षद्वीप के तटों पर भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 अभी हाल ही में आयोजित किया था। दोस्तों, अभी हाल ही में इंडियन नेवी में रूस में निर्मित आईएनएस तुसील को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो जहाज़ है वो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इसका नाम क्या है? आईएनएस तुसील। इसमें आप स्टार कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 7 नवंबर 2024 को भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का दौरा किया था। भारत और ओमान के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है जिसका नाम है नसीम अल बहार। तो ये गोवा के तट पर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भुवनेश कुमार को यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो जो आपको आधार कार्ड प्राप्त होते हैं वो इसी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो आधार कार्ड में विशिष्ट पहचान संख्या होती है जिसका इस्तेमाल आप विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए करते हैं। ठीक है, तो
तो ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है आधार कार्ड? UIDAI के द्वारा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमणी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। और NGT के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव। और महालेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? SS दुबे। कैबिनेट सचिव TB सोमनाथन। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे और तरुण कपूर। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के कौन है? PK मिश्रा। और रक्षा वित्त सचिव हैं गार्गी कोल। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। नए राजस्व सचिव बने हैं अरुणीश चावला। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस B रामासुब्रमण्यम। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत के CAG अभी वर्तमान में कौन बने हैं। ठीक है, तो भारत के कैग कौन बने हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया है? आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 1 वर्ष के लिए फसल बीमा योजना को बढ़ाया है। इसके साथ ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो यह किसानों के लिए शुरू की गई योजना थी जिसमें फसलों का बीमा किया जाता था। तो यह योजना 13 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। तो दोस्तों इस बीमा में किसानों को कुछ किस्त भी देनी पड़ती थी। तो अगर हम बात करें खरीफ की फसलों के लिए तो किसानों को 2% किस्त देनी पड़ती थी और रबी की फसलों के लिए 1.5% किस्त देनी पड़ती थी। तो फसलों का बीमा हो जाता था। अगर फसल को नुकसान होता था तो इस बीमा की राशि उन्हें प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्का पर बैन लागू किया गया है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर बैन लागू हो गया है, यानी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर जुर्माना भरना होगा। अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उस महिला पर $1,144 यानी लगभग 98,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों बुर्का पर बैन लागू करने के लिए जो कानून था वो 2021 में पारित किया गया था। तो स्विट्जरलैंड में एक जनमत संग्रह हुआ था, जनता से पूछा गया था कि क्या बुर्का को बैन किया जाना चाहिए कि नहीं। तो 51.21% जनता ने बुर्के पर बैन लगाने के लिए वोटिंग की थी। दोस्तों स्विट्जरलैंड के अलावा यूरोप महाद्वीप में बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया जैसे देशों में बुर्का पर बैन लगा हुआ है। स्विट्जरलैंड की बात कर लेते हैं तो बर्न इसकी कैपिटल है और स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं यहाँ की करेन केलर सटर। ठीक है, यहाँ पर आप स्विट्जरलैंड की लोकेशन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शतरंज खिलाड़ी R वैशाली ने 2024 फिडे विश्व विल्टर चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं R वैशाली, तो उन्होंने 2024 फिडे विश्व विल्टर चैंपियनशिप में महिला वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी प्रतियोगिता में चाइना की शतरंज खिलाड़ी जू बेनजुन ने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले दोस्तों कोनेरू हम्पी ने, जो कि भारत की शतरंज खिलाड़ी हैं, उन्होंने 2024 विश्व रैपिड चैंपियनशिप के महिला वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। बात हुई है यहाँ पर फिडे की, तो चेस को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था कहलाती है फिडे, जिसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। 201 इसके मेंबर हैं। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्योकोरबिच, जो कि रसिया के हैं। उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने। वाव थराद नामक नया जिला किस राज्य में बनेगा? गुजरात में। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का अनावरण किस देश ने किया है? चाइना। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से की है? 1 जनवरी 2025 से। किस मंत्रालय ने गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 को जारी किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। किस देश में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई है? यमन। लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन किसे प्रदान किया गया है? सेल को।
आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितनी दर से बढ़ेगी? 6.6% की दर से। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? लगभग 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर। स्पेल मास्टर ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? छाया एमबी ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम रेलवे जोन और उसके मुख्यालय डिस्कस करेंगे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का गुवाहाटी में, पूर्वी रेलवे का कोलकाता में, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता में और उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर और दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली में और पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर और पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर में हेडक्वार्टर है। दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जन स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? प्रशांत किशोर ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की है? हजारीबाग झारखंड से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। किस देश ने 142 वर्षों के बाद अंतिम कोयला आधारित बिजली संयंत्र बंद कर दिया है? ब्रिटेन। वायुसेना दिवस परेड का आयोजन 8 अक्टूबर को कहाँ किया गया है? चेन्नई में। इसके अलावा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश कौन बना है? भारत। पीएम मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। 50वें सीजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जूलिया रॉबर्ट्स को। दुनिया का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM कौन बना है? भारत जैन बना है। GMR ग्रुप ने किस क्रिकेट क्लब का अधिग्रहण किया है? हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सना किस देश की राजधानी है, तो इसका आंसर है यमन। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर यमन बताया हुआ है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर आपको सभी विषयों के फाउंडेशन बैच मिल जाएंगे। इसके अलावा स्पेशल बैच भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप इसको ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जैसे मैथ फाउंडेशन बैच, ये पूरा कंप्लीट ऑनलाइन बैच है जो RRB, NTPC, SSC, CGL, CHSL, व्यापम या जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, PDF और 1 वर्ष की वैलिडिटी मिल जाएगी। मैथ फाउंडेशन बैच के अलावा GK फाउंडेशन बैच है और SSC फाउंडेशन बैच है, रेलवे फाउंडेशन बैच है, व्यापम और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बैच आपको ऐप पर मिल जाएंगे, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट पास भी आपको मिल जाएगा। टेस्ट पास में 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा और मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 जनवरी 2024 को जो डेली करंट अफेयर्स हुआ था उसके अगर हम टॉप 10 की बात करें तो इसमें स्नेहा पहले, फिर कुणाल कुमार दूसरे, शुभम तीसरे और मयूर चौथे और 5वें स्थान पर सुभी, 6ठे पर अनमोल, 7वें स्थान पर प्रदीप और 8वें स्थान पर गौतम, 9वें स्थान पर विक्रांत और 10वें स्थान पर सोनू रहे हैं। तो ये है टॉप 10। आप भी टेस्ट दे सकते हैं टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पर जा करके, तो आपका भी नाम यहाँ पर हो सकता है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करेंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।